नमस्कार, जय हिंद। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए टॉप 1000 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ होगी और लगभग हर वीडियो में आपको 50 टॉप एमसीक्यू मिलेंगे जिसमें आपके जीएस सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बनने की अधिक से अधिक संभावनाएं रहेंगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर सेट किए जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सरकार की कैबिनेट की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत कथन चुनना है। पहला कथन है यह राज्य सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग है, ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है, बिल्कुल मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। और इसके अलावा यह केवल वैधानिक मामलों को ही देखती है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल वैधानिक मामलों को नहीं देखती है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि केवल वैधानिक मामलों नहीं अन्य मामलों की भी देखरेख करती है और राज्यपाल की सलाहकार होती है, ये भी सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube के ज्वाइन मेंबर हैं तो आपने हमारा ऐप ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन जो सदस्य ऐसे हैं महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम एक बहुत शानदार ऑफ़र आपके लिए लेकर आए हैं। 499 में कंप्लीट लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप को इसको ज्वाइन करने में भी कोई समस्या है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 8755970506 है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का भी बैच अवेलेबल है जिसमें आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। इसमें आपको लेक्चरर स्क्रीनिंग प्लस पॉलिटिकल साइंस मेंस का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको इन दोनों कोर्सों में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। चलिए, तो जो भी ऐसा मेंबर है महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमारा प्रयास है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अहर्ताओं में शामिल है या है। विधानमंडल की अहर्ताओं की बात की जा रही है। सदस्य हेतु न्यूनतम 25 वर्ष से या और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, बिल्कुल सही कथन है। विधानसभा सदस्य चुना गया व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, ये भी सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है, यानी सभी कथन इसके लिए सही हो जाएंगे। संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये आपका आर्टिकल नंबर 74 का मुख्य विषय है। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद आपका 74 हो गया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है और जो आपका 5 से 11 भाग 2 में और 5 से 11 अनुच्छेद में आपका नागरिकता है। 3 बोल रहा हूँ मैं, पार्ट 2 में है और 5 से 11 अनुच्छेद में आपका नागरिकता का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियाँ दी गई हैं और इनको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ आपके पास अनुसूचियाँ दी गई है संविधान की और एक तरफ उनसे रिलेटेड विषय दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, तीसरी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, तो यहाँ पर हमें चुनना है। अब यहाँ पर अगर देखें तीसरी अनुसूची जो है इसमें पदाधिकारियों की शपथ या प्रतिज्ञान है, यानी 3rd से रिलेटेड हो जाएगा तीसरा। चौथी अनुसूची राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में 7वीं अनुसूची में जो है सूचियां आवंटित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन इसमें है। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियां यानी पंचायती राज से संबंधित कह सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये कब हुआ, ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो सरकारिया आयोग अगेन इम्पोर्टेंट ये कमीशन था। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड सरकारिया आयोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशें थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर हो गया, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद बनती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी समिति अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो हम संगठन वगैरह स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण संगठन पत्र पत्रिकाएं, ये हम थ्योरी सेक्शन में ऑलरेडी ऐप पर पढ़ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। और द्वैध शासन के जनक अगर पूछे जाए तो लायोमिल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा की गई? तो गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की जो पेरिस यात्रा थी उससे किसने करी थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की फ्रांस यात्रा यानी पेरिस यात्रा से की गई थी। मित्र मेला नामक गुप्त सभा थी, इसका गठन किसने किया था? तो मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन जो है सावरकर बंधुओं ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पीएम कुसुम योजना का एक घटक नहीं है? पीएम कुसुम योजना का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, पीएम कुसुम जो योजना है सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप स्थापित करना, ये इसका एक मुख्य घटक है। कृषि पंपों का सौरीकरण, ये भी घटक है। बंजर भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र यानी सोलर प्लांट की बात की जा रही है। तो ये सब पीएम कुसुम योजना से संबंधित है। उद्योगों के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापना को बढ़ावा देना, ये पीएम कुसुम योजना का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुस्लिम लीग के संदर्भ में सही नहीं है? मुस्लिम लीग के संदर्भ में गलत कथन हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला कथन है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, बिल्कुल सही है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और बंगाल विभाजन का मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन किया गया था। तो सभी कथन सही हैं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है? अब देखिए, कर्जन के काल से संबंधित घटनाओं की अगर बात करें तो कृषि बैंक की स्थापना इनके काल में होती है। पूना में प्लेग का प्रकोप इनके शासनकाल में नहीं होता है। बंगाल विभाजन कर्जन के काल की घटना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के समय आया था। तो बाकी तीन जो है कर्जन के समय का है। पूना में प्लेग का प्रकोप इसके समय से नहीं है। वहाबी आंदोलन एक इम्पोर्टेंट आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका अहमद बरेलवी। निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है, प्रति चक्रवात की बात की जा रही है। प्रति चक्रवात यानी चक्रवात का ये अपोजिट होता है। ऑप्शन है, केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। वायु का प्रवाह क्षेत्र परिधि की ओर होता है और दाब प्रवणता 5 से 10 मिलीबार से अधिक नहीं होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान हमें करना है। तो एक तरफ हमें पवनें दी गई है और एक तरफ उनसे रिलेटेड
क्षेत्र दिए गए हैं। सिमूम जो पवन है ये आपका अरब के रेगिस्तान क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगली है नॉर्वेस्टर इम्पोर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, न्यूजीलैंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं, और सामुन जो है आपका ये ईरान क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली हैं। तो यानी अगर हम कूट देखें 3, 4, 2 और 1, तो इस तरह से मिलेगा 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपका वोल्गा रिवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस एवं चीन की सीमा पर प्रभावित होती है? तो रसिया और चाइना की सीमा पर जो नदी प्रवाहित होती है इसका नाम है आपका अमूर नदी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से दो सूचियां दी गई हैं, इन दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है। एक तरफ हमारे पास पठार दिए गए हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले अनातोलिया का पठार है, फिर अबिसीनिया का पठार है, इसके अलावा आपके पास मेसेटा का पठार है और चियापास का पठार है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अनातोलिया का पठार जो है ये टर्की में ही है, और अबिसीनिया का पठार ये भी सोमालिया में है, मेसेटे का स्पेन में है, और चियापास मैक्सिको में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये सही सीक्वेंस में ही है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? नौकागम्य झील की बात की जा रही है, कौन सी झील है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा नहीं है? तो अगर हम यहाँ देखें तो काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, कैलाश श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का भाग है आपका, और इनमें से जो नहीं है नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। अंडमान को निकोबार से पृथक करने वाला चैनल कौन सा है? तो अंडमान को निकोबार से पृथक करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? तो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है आपका 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक तरफ परियोजनाएं हैं और एक तरफ जो है नदी हैं, तो कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपका झेलम रिवर पे है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। दुलहस्ती जो परियोजना है ये आपका चिनाब रिवर पर है। नाथपा झाकरी तो सतलज नदी पर हो गया, और थीन बांध जो है ये आपका रावी नदी पे हो गया, यानी पहले का हो गया 4, दूसरे का हो गया 3, और तीसरे का हो गया 2, और चौथे का हो गया 1, 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ये पश्चिम वाहिनी जो नदियां हैं वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और पूर्व वाहिनी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती और माही हैं, ये सब पश्चिम वाहिनी हैं, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी रिवर जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, और इस बार एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चोलामू झील आपका सिक्किम में ही है, लोकटक मणिपुर में ही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और पाला जो है ये मिजोरम में है। तो यानी ये ऑलरेडी सही सुमेलित हैं, 1, 2 और 3, 4 हो जाएगा। काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन चुनना है काली मृदा के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए इसे रेगुर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से निर्मित होती है, ये भी सही है। लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में, ये भी सही है। इसकी जल धारण क्षमता नगण्य नहीं होती है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, और इस बार एक तरफ आपको
ये दर्रे हैं, दर्रे वर्ग लिख दिया है यहाँ पर, ये दर्रे हैं। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनसे रिलेटेड स्थान दिए गए हैं कि कौन से स्थान पर ये दर्रे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें जलैपला दर्रा, ये आपका सिक्किम का फेमस दर्रा है। यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख जो है आपका, लिपुलेख अपना उत्तराखंड पिथौरागढ़ रीजन से रिलेटेड हो गया, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश से हो गया। यानी 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, किस नदी पर यह स्थित है? तो ये आपका कावेरी रिवर पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है? तो अब जो शीतकालीन वर्षा होने वाली है, शीतकाल में जो वर्षा होती है, इसका कारण क्या है उत्तर पश्चिमी भारत में? तो इसका रीज़न होता है शीतकालीन वर्षा का यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा के लिए आवश्यक दशाओं के संदर्भ में कौन सी सही नहीं है? सही नहीं है जो स्टेटमेंट, वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना, ये सही है। ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कोई भी स्टेटमेंट इनमें से गलत नहीं है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, थार, सहारा, पेंटागोनिया या फिर गोबी मरुस्थल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थार का जो मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला है। प्रवाल भित्ति यानी जो प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल एक तरह के समुद्री जंतु माने जाते हैं। परितंत्र के अंतर्गत प्रवालों के बने रहने हेतु आवश्यक दशाओं में से कौन सी सही नहीं है? तो कौन सी दशा है जो सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर। उष्णकटिबंधीय सागरों में मुख्यतः अवस्थिति है, ये सही है। 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनके लिए उपयुक्त होता है। प्रवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, प्रवाल कम गहराई पर भी पाए जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर से दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ देश हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड घास के मैदान दिए गए हैं। तो हमें चुनना है इनमें से कि सही क्या होगा, यानी इनको सुमेलित हमें करना है। तो अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका में आपका सवाना पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं इनको पम्पास कहा जाता है, और यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। तो यानी 2, 3, 4 और 1, तो 2, 3, 4 और 1, सॉरी 2 है फिर 4 है, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण है जो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी हैं? प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी कारक अधिक व कम तापमान भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, और अति मत्स्यन, ये सभी जो हैं प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। सबसे पहला कथन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता का आकलन करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स, ऐसा कोई भी इंडेक्स जो है जारी नहीं किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत एशिया पावर इंडेक्स 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए का कहीं जिक्र होना ही नहीं है, तो न तो पहला कथन सही है न ही दूसरा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव प्रजातियों के संबंध में, मैंग्रोव एक तरह की वनस्पतियां होती है और मेनली जो सुंदरबन का डेल्टा है भारत के रीजन में, तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इनके संबंध में सही क्या है? ये प्राकृतिक जलशोधक होते हैं, प्राकृतिक शरण स्थल, हरित प्रभाव को ये कम करते हैं, ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। अब साइंस का एक क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन कहते हैं, सेब के खाने योग्य भाग को।
कौन सा पौधा है जो मालवेसी कुल का सदस्य नहीं है? तो मालवेसी कुल की अगर बात की जाए तो मालवेसी कुल में जो मेनली जो पौधे आते हैं इनमें से कपास मालवेसी कुल का है, भिंडी भी है, गुड़हल भी है, सलजम जो है ये मालवेसी कुल का नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो भारत की जो प्रथम कार्य योजना थी ये जून 2008 में जारी की गई थी। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? जैविक अनुक्रमण का क्रम लगाना है, यानी पहले कौन सा स्टेप आता है उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, तो इस तरह से जैविक अनुक्रमण का हमें सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आता है नग्नीकरण, फिर उसमें प्रवास, फिर आस्थापना और फिर प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आपको एक तरह से प्रदूषक दिए गए हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड रोग दिए गए हैं कि कौन से प्रदूषक से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर अगर देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये होते हैं कैंसर जन्य, ये होते हैं कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीसा की अगर बात की जाए तो सीसा जो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण जो हैं आपके ये श्वसन संबंधी रोग से रिलेटेड होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लीवर और किडनी की क्षति से रिलेटेड होते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो ए का है 3, बी का है 2 और सी का है 1 और डी का है 4। 3, 2, 1, 4 ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। इन पे हमें विचार करना है कि कौन से कथन इनमें सही हैं। तो सही कथन हमें चुनने होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें पहला कथन हमारा कह रहा है कि एनपीपी का उद्देश्य कृत्रिम चैनलों के निर्माण के माध्यम से भारत में अधिशेष बेसिनों से पानी को कमी वाले बेसिनों में स्थानांतरित करना है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। हिमालयी नदी विकास घटक में कोसी यमुना लिंक और गंगा फरक्का दामोदर स्वर्ण रेखा लिंक जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, तो ये नदी जोड़ो परियोजना का पार्ट है, ये सही है। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में महानदी गोदावरी लिंक और केन बेतवा लिंक जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, तो केन बेतवा जो है ये प्रायद्वीपीय में नहीं आएंगी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यानी सही स्टेटमेंट केवल दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी डे की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक B1 मेनली, और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा के सत्र का अवसान की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत है? कौन सा अधिकारी है जो लोकसभा के सत्र का अवसान करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है महान्यायवादी, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका राष्ट्रपति जो है सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत होता है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ होता है भारतीय संसदीय जो कामकाज होता है उसमें शून्यकाल का मतलब होता है कि प्रश्नकाल एवं अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से चुनना है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल संवैधानिक निकाय है, संविधान में वर्णन है। वित्त आयोग भी है, 280 आर्टिकल है इससे रिलेटेड। निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये आपका वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने टॉप 51 आज के वीडियो में डिस्कस किए। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो हम 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ चलाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पर। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप
क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा ऐप का। और महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। किसी भी तरह की अगर आपको इश्यू है, कोई भी समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवा दिया गया है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।